नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है रेलवे NCERT स्पेशल सीरीज, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं चौथे नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज के 3 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं, जिनमें बच्चों ने नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद वो वीडियो देख लीजिएगा। 3 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो आज नए बच्चे जुड़े हैं मैं उनको 1 मिनट में बता देता हूं कि इस सीरीज के अंतर्गत क्या स्पेशल है। तो देखिए, जो भी बच्चों ने NTPC या फिर ग्रुप डी एग्जाम में से किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है, जो इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स में पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए हमने 3000 क्वेश्चन की एक स्पेशल सीरीज चालू की है, जिसके अंतर्गत मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूं। हर वीडियो में 30 क्वेश्चन होते हैं और इस प्रकार आपको 100 वीडियो मिलेंगे और 3000 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि NCERT रेलवे NCERT से लिए गए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट कवर किए गए। और आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है, इसलिए आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है ना, जिससे कि आपको याद होते जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा चौथे नंबर का वीडियो है रेलवे NCERT स्पेशल सीरीज, उसको शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डेली की तरह आप बोलना चाहते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे तो अच्छा रहेगा। लाइक और शेयर दबा करें, शेयर व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी ग्रुपों पर शेयर करें। जितने ज्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी इस सीरीज के वीडियो आते जाएंगे। डेली 2:30 बजे आपको प्राप्त होता है वीडियो। मैं आपको टाइम बताता हूं, डेली दोपहर में 2:30 बजे आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी दिन मिस मत कीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो आता है और बहुत स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज का हमारा जो रेलवे NCERT स्पेशल सीरीज का चौथे नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहता हूं कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप देते जाइएगा। चलिए, तो पहले नंबर का क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती है? VIMP क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी वो 2 नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो नोट करना, 2 नदियां वो है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती। ये 2 नदियां कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब मैं आपको दोनों नदियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। पहले नर्मदा नदी के बारे में बता देता हूं। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और आपको एक और चीज बता दूं कि इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों, वो है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर है नर्मदा की कुल लंबाई और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। बात करूं ताप्ती की, तो ताप्ती की अगर बात करें तो यह भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, लेकिन ये बैतूल से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? बैतूल जिले से निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला फैक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में। और अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और दोनों ही नदियां कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? बताएंगे। सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, उसको कहा जाता है एक्टियोमीटर। सूर्य की जो तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर कहा जाता है। लेकिन बात कर जाए केस्कोग्राफ की, तो नोट करना, केस्कोग्राफ का जो उपयोग किया जाता है वो पौधों की वृद्धि की लंबाई में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसमें किया जाता है? पौधों की वृद्धि की लंबाई में, पौधों की जो वृद्धि होती है उसकी लंबाई को मापने में। और इसकी खोज की थी JC बोस ने। बात हो रही है एक्टियोमीटर की, तो इसका प्रयोग किया जाता है सूर्य के विकिरण को की तीव्रता को मापने में, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमियंस की संधि के द्वारा श्रीलंका किसका उपनिवेश बना? बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमियंस की संधि के द्वारा श्रीलंका किसका उपनिवेश बना? तो ये बना था दोस्तों ब्रिटिश का। किसका उपनिवेश बना था? ब्रिटिश का। अब एक और चीज आती है यहाँ पर कि अमियंस की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1802 में। कब हस्ताक्षर हुए थे इस पे? 1802 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नोट कीजिए, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों। भारत कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर। बात आती है पहले स्थान पर कौन आता है? तो नोट करना, पहले स्थान पर आता है दोस्तों ब्राजील आता है, ठीक है ना। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। उसके बाद कौन आता है? ब्राजील के बाद कौन आता है? भारत दूसरे स्थान पर। भारत के बाद फिर चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान, मैक्सिको, ये सभी बड़े बड़े उत्पादक देश है गन्ने के, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस सभ्यता का युग रहा था भाइयों? बताना सभी दोस्तों। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक तो ये रहा था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का युग माना जाता है इसको। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का युग माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेंस में सर्वप्रथम संहिता का निर्माण किसने किया था? तो एथेंस में सर्वप्रथम संहिता का निर्माण किया था दोस्तों डैक्रो ने। किसने किया था? डैक्रो। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। बच्चों बताना, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ के रूप में किससे मिलाया जाता है? इनमें से
तो नोट कीजिए सोडियम ऑक्सलेट को मिलाया जाता है रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ के रूप में सोडियम ऑक्सलेट को मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश, तो दोस्तों वो है भारत। कोई बच्चे बोलेंगे सर चीन भी सबसे ज्यादा आबादी वाला है, लेकिन बेटा चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है। चीन में केवल एक ही पार्टी है। कौन सी पार्टी है चीन में? कौन सी पार्टी चलती है? चीनी साम्यवादी पार्टी, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है, ठीक है ना, साम्यवाद देश है। लेकिन बात हो रही है लोकतांत्रिक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले की, तो वो भारत होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? बताएंगे दोस्तों। अम्ल वर्षा जो होती है ना कभी कभी, वो किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो दोस्तों ये बनती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। किसके? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से ही होती है अम्ल वर्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साइंस का, नोट करो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिशुद्ध एल्कोहल बताएंगे क्या है? बताएंगे दोस्तों परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, तो नोट करना, परिशुद्ध एल्कोहल 200% प्रूफ होता है। कैसा होता है? परिशुद्ध एल्कोहल 200% प्रूफ होता है। अगला प्रश्न देखिए, कल्पसूत्र की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो नोट की ना, भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र जैन धर्म के 24 तीर्थंकर की जीवनी पर आधारित है, ठीक है ना। किस पर आधारित है? कल्पसूत्र जैन धर्म के 24 तीर्थंकर की जीवनी पर आधारित है और इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों में पशुपालन कृषि काफी आधुनिक तरीके से की जाती है? दोस्तों तो कहां पर की जाती है पशुपालन कृषि आधुनिक तरीके से? तो ये की जाती है दोस्तों डेनमार्क व हालैंड में, ठीक है ना। डेनमार्क व हालैंड में बहुत ही आधुनिक तरीके से की जाती है पशुपालन कृषि। अगर आप आधुनिक तरीके से करेंगे ना तो आपको बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। इसलिए देश बहुत आगे होते हैं पशुपालन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी के मापन के लिए तेंदुलकर कमेटी ने कौन सी माप प्रयोग किया था? बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, गरीबी के मापन के लिए तेंदुलकर कमेटी ने जो किया था वो जीवन यापन की लागत का प्रयोग किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो तेंदुलकर कमेटी थी गरीबी मापन के लिए सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। किनकी अध्यक्षता में बनी थी? सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। उसका इसका जो माप का तरीका था वो जीवन यापन की लागत को लिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहां पर समाप्त होती है? तो नोट कीजिएगा, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कच्छ के रण में, कहां पर? कच्छ के रण में समाप्त होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। एक और चीज याद रखिए, जो लूनी नदी का उदय है वो राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है। कहां से होता है? राजस्थान में अरावली श्रेणी के पुष्कर घाटी से इसका उदय होता है और ये कहां पर खत्म होती है? कच्छ के रण में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष को बंग बंधु के नाम से जाना जाता है? तो नोट करना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, मुजीबुर रहमान। किसको जाना जाता है? बंग बंधु के नाम से मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो नोट कीजिए, वेद समाज की जो स्थापना की थी वो की थी दोस्तों केशव चंद्र सेन ने। किसने की थी? वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी 1864 में। कब की थी? 1864 में, ठीक है ना। सन भी याद रखिए। अगला प्रश्न की, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित? नोट कीजिए, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप। कहां पर स्थित है दोस्तों? बैरन द्वीप में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी कब बनाई? तो दोस्तों भारतीय सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी बनाई थी 2007 में। कब गठन किया था इसका? 2007 में गठन किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिर्जा गालिब किस मुगल राजा के समकालीन थे? तो नोट कीजिएगा, जो मिर्जा गालिब थे वो बहादुर शाह जफर के समकालिक माने जाते हैं। किसके समकालीन माने जाते हैं? बहादुर शाह जफर के समकालीन माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किस नदियों से आता है? तो नोट करना, जो इंदिरा गांधी नहर है उसके लिए जो पानी आता है वो आता है सतलज और व्यास नदी से। किस नदी से आता है? सतलज और व्यास नदी से आता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है? बताएंगे। चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट है। कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मूला क्या है? CaCO3, ठीक है ना। ये चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक माना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि? बताएंगे इनमें से कौन सी सदिश राशि दोस्तों? तो देखिए सदिश राशि कौन सी है? त्वरण। कौन सी इनमें सदिश राशि? त्वरण है। देखिए वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशि कहलाती। क्या होती हैं सदिश राशियां? अगर किसी राशि में परिमाण के साथ दिशा भी हो
परिमाण के साथ अगर दिशा भी हो तो उसे क्या कहेंगे हम, सदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि त्वरण तो एक एग्जाम्पल हो ही गया सदिश राशि का, इसके अलावा विस्थापन भी हो जाता है, इसके अलावा वेग भी होता है, इसके अलावा बल होता है, संवेग होता है, बलाघूर्ण होता है, विद्युत तीव्रता होती है, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, त्वरण इत्यादि सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। अदिश राशियां द्रव्यमान, समय, घनत्व, अदिश राशियां हैं, इनमें दिशा नहीं होती, ठीक है ना, मतलब कुल मिला के जिसमें दिशा हो वो सदिश राशियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई थी? तो नोट करना, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल हुई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो नोट करना, जो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद होता है दोस्तों, CO2 तथा C2H5OH होते हैं। क्या होते हैं? CO2 तथा C2H5OH। नोट करना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ग्लूकोज के किण्वन के अंतिम उत्पाद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो उत्पन्न होता है, बताएंगे। अगर जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों तब ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 1785 में पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? तो नोट कीजिए, 1785 में पावरलूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट ने। किसने किया था दोस्तों? एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था 1785 में पावरलूम का आविष्कार। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? नोट कीजिए, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे दोस्तों कनिष्क के। किसके दरबारी कवि माने जाते हैं? कनिष्क के दरबारी कवि माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिए, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है वो लंदन का है। कहाँ का है दोस्तों? ऑप्शन में राइट आंसर लंदन का है। और उसके बाद कौन कौन से आते हैं? तो उसके बाद आता है दोस्तों न्यूयॉर्क का, टोक्यो का, जूरिक का, फ्रैंकफर्ट के स्टॉक मार्केट आते हैं, लेकिन सबसे पहले आता है लंदन, उसके बाद न्यूयॉर्क, टोक्यो, जूरिक, फ्रैंकफर्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? VIMP क्वेश्चन है। तो नोट कीजिए, भारत में जो पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन भी पारित हुआ था, ठीक है ना। उसी के तहत पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, नोट करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है? दोस्तों क्या नहीं है वाणिज्यिक बैंकों का कार्य? इनमें से बतलाएंगे, स्पीड से आंसर करना। देखिए क्या क्या कार्य होते हैं वाणिज्यिक बैंकों के? कारपोरेट बॉन्ड खरीदना भी होता है, कॉल मनी मार्केट में कार्य करना, नो फ्री सेवाएं प्रदान करना भी हो, लेकिन राष्ट्रीय बचत पत्र बेचना ये कार्य नहीं होता, ठीक है ना। किसका होता है फिर राष्ट्रीय बचत पत्र बेचना? तो ये डाकघरों का कार्य होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों हमारी जो रेलवे NCERT स्पेशल सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत आज मैंने आपको बता दिया है, चौथे नंबर का वीडियो कंप्लीट कर दिया। इसके पहले के 3 वीडियो नहीं देखा, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करने के साथ सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। डेली दोपहर में 2:30 बजे आपके लिए वीडियो आता है। 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और डेली आपको शाम को 7 बजे रेलवे, मैं आपको बता दूं कि रेलवे रिवीजन वाली सीरीज भी चलती है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और वो 10,000 क्वेश्चन की सीरीज, टॉप इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। फाइनल हम सिलेक्शन की आपके लिए पूरी सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।